पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 227 तक जा पहुंची है। गढ़वा का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम से जिले का पहला केस मिला। वहीं पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग से एक एक नया मरीज मिला है। इससे पहले रविवार को 6 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। इनमें रामगढ़ और लोहरदगा नए जिले थे, जहां रविवार को पहला केस मिला। कोरोना से अब तक राज्य में 3 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राहत की खबर है, राज्य के जामताड़ा और गोड्डा जिले पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। ग्रीन जोन रहे पश्चिमी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन 4 शुरू होते ही पहला कोरोना मरीज मिला है। 22 साल के का युवक सारंडा के गुआ क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी हिस्ट्री जो है वो चेन्नई की है। 14 मई को वो ट्रेन से जमशेदपुर आया था और आईटीआई कैंप में उसकी जांच की गई थी। जांच के बाद संदिग्ध होने पर उसे चाईबासा के प्रमंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया था। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद क्वारंटीन सेंटर से छुट्टी पर भेजे गए प्रवासियों को बीच रास्ते से ही बुला लिया गया। उधर कोरोना मरीज को चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल ले जाया गया है। एक हमारे मजदूर भाई का, श्रमिक भाई का, उनका टेस्ट पॉजिटिव बताया है कोविड-19 के लिए। और ऐसे वो एसिम्प्टोमिक है, अभी स्वस्थ ही है। फिर भी हम लोग उनको कोविड-19 साउथ ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल चक्रधरपुर रेफर कर रहे हैं, ताकि उनका अलग से और बेहतर ख्याल रखा जा सके। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के चेनगड्डा और मांडू प्रखंड के कीमो पंचायत गांव को सील कर दिया गया है। दोनों गांव के एक एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गांव के रास्ते को अधिकारियों ने सील कर दिया है। साथ ही 3 किलोमीटर की रेडियस में लोगों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम इस पूरे इलाके में सुबह से ही लगी हुई है। वहीं पॉजिटिव पाए गए दोनों शख्स को नई सराय में स्पेशल कोविड हॉस्पिटल के तौर पर चिन्हित सीसीएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। झारखंड सरकार ने 58 दिनों के बाद राज्य में लॉकडाउन 4 में कुछ विशेष छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य में दी गई छूट के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की अनुमति दी गई है। गोदाम और वेयर हाउस के संचालन को भी अनुमति मिली है। आदेश में कहा गया है कि हार्डवेयर की दुकानें, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें, किताब और स्टेशनरी की दुकानें और मोबाइल की खुदरा दुकानें खुलेंगी। राज्य में निजी कार्यालय भी खोले जाएंगे। ई कॉमर्स की सेवा शुरू होगी। किराए पर जिलों के अंदर और अंतर जिला टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। शराब की खुदरा दुकानें खुलेंगी। इस पर उत्पाद विभाग 1-2 दिनों में इसके संचालन का अलग से निर्णय लेगा। कृषि के लिए बीज, खाद और अन्य चीजों की दुकान खोलने की अनुमति है। ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स की दुकानें भी खुलेंगी। एक्टिविटी है उसको इंडस्ट्रियल एरिया जहां जहां है वहां पर ये एक्टिविटीज को हम लोग खोलने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हैं उनको भी हम लोगों ने चालू करने का निर्णय लिया है। जो राज्य में चल रहे टैक्सी व्यवस्था उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। विद परमिशन ये टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। इस तरीके से छोटे बड़े चीजें के हम लोगों ने निर्णय लिया है। लिकर शॉप भी खोले जाएंगे। सर्विसिंग सेंटर्स हैं वो भी खोले जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ रांची से हमारे साथ झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे। मनीष, चूंकि पहले ही इस बार यह तय था कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए प्रदेश सरकारों को पूरा अधिकार ज्यादा दे दिया है कि वो तय करें, हर सरकारें तय करें कि अपने प्रदेश में क्या खोलना है, और इसी को लेकर मीटिंग भी हुई थी। अब जरा बताएं कि क्या अलग हो रहा है पिछले लॉकडाउन से लेकर ये लॉकडाउन 4 में झारखंड सरकार क्या खास करने जा रही है इस बार? देखिए अभिषेक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉकडाउन 3.0 में जो केंद्र सरकार ने जो रियायत दी थी, चाहे वो ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो,
कई तरह की रियायत केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से दलील ये दी गई थी कि क्योंकि झारखंड में बड़े संख्या में प्रवासियों की घर वापसी हो रही है, ऐसे में तमाम जो रियायत थी वो झारखंड में लागू नहीं की गई, उस सख्ती को बरती गई। तो फिलहाल लॉकडाउन 3.0 में ये, लेकिन लॉकडाउन 4.0 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार अपने जो थोड़ी देर पहले जो अधिसूचना जारी की है, जो चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी किया और चीफ मिनिस्टर को भी हम सुन रहे थे, जो बार बार ये कह रहे थे कि 18 चीजों में सरकार ने रियायत देने की घोषणा की है, और जो लगातार सीएम कह रहे हैं जीवन के साथ साथ जीविका पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। झारखंड सरकार अभी इस दिशा में काम कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बाहर जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी हो, इसको लेकर के जहां केंद्र सरकार के साथ तालमेल बैठा करके चाहे ट्रेन हो या जिस तरह से अंडमान में भी कई मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाई प्लेन वापस लाने को लेकर के लगातार बातचीत की जा रही है, घर वापसी भी हो रही है। दूसरी तरफ जीविका को लेकर के भी कहा गया है, जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें, कि जो कंटेनमेंट जोन है उससे बाहर के जो इलाके और खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो कृषि सेक्टर के लिए सरकार ने एक बड़ी रियायत दी है, चाहे वो ट्रैक्टर्स के पार्ट्स खोलने की बात कही गई हो, सामग्री की बात कही गई हो, मनरेगा की बात कही गई हो, तो कई तरह की रियायत दी गई है। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन से बाहर जो कुछ बच्चों के जो पढ़ाई बाधित ना हो उसको लेकर उनके किताबों के दुकान खोलने की बात हो, गर्मी का मौसम है, एसी कूलर कई लोगों के लगातार खराब है, उनको रिपेयर नहीं किया जा पा रहा है, तो ऐसे वैसे सर्विस सेंटर खोलने को इजाजत दी गई है। तो कई तरह की रियायत दी गई है फिलहाल कहा जा सकता है। साथ ही साथ जो केंद्र के द्वारा जो राहत दी गई है, जो गाइडलाइंस ये है वो भी लागू होंगे झारखंड में। तो कहा जा सकता है कि लॉकडाउन 3.0 और लॉकडाउन 4.0 में एक बड़ा अंतर यही देखने को मिला है कि 3.0 में अभिषेक जहां सख्ती राज्य सरकार ने बरती थी, वहीं अब लॉकडाउन 4.0 में नरमी के संकेत दिए गए हैं। और खास बात एक ये भी है कि झारखंड में शराब की दुकानें भी खुलेंगी। और एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ देर पहले जो अधिकारियों की बैठक खत्म हुई है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अधिकारियों ने बयान में कहा है कि ये कि झारखंड में होम डिलीवरी की जाएगी, स्विगी और जोमैटो के जरिए होम डिलीवरी की जाएगी। लेकिन अभी जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें कहा गया है कि शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वो कैसे लोग लेंगे इसको लेकर के अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इस पर थोड़ा बातचीत चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर स्विगी और जोमैटो के जरिए अगर ये होम डिलीवरी होती है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफी कुछ अलग रूपरेखा तय की गई है, पूरा सब कुछ अलग है, बदल जाएगा लॉकडाउन 4 में, और बहुत बहुत ज्यादा राहत देने की कोशिश की गई है इस बार। कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी में शनिवार और रविवार को हुए विवाद के बाद इलाके की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। 5 डीएसपी और 24 इंस्पेक्टर्स की तैनाती की गई है। इलाके को विभिन्न जोन में बांट दिया गया है। रांची के हिंदपीढ़ी में बीते 2 दिनों के अंदर हुई घटनाओं को सरकार के स्तर से गंभीरता से लेते हुए वहां की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके को सीनियर अफसरों के हवाले कर दिया गया है। सीआरपीएफ के घेरे को और मजबूत किया जा रहा है। हिंदपीढ़ी की सुरक्षा में अतिरिक्त बल में 5 डीएसपी और 24 इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ एसपी स्तर के अधिकारी रोटेशन के आधार पर पूरे क्षेत्र की निगरानी करेंगे और उनके नेतृत्व में ही पूरी विधि व्यवस्था संचालित होगी। अभी हाल की घटनाओं को देखते हुए हिंदपीढ़ी को 7 जोन में डिवाइड किया गया है और उसमें जोन की संवेदनशीलता और जोन के साइज को देखते हुए 5 डीएसपीज के बीच में इन जोन्स को बांटा गया है। प्रत्येक डीएसपीज के साथ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को भी टैग किया गया है। पूरे हिंदपीढ़ी को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से 7 जोन में बांट दिया गया है। जो अतिरिक्त डीएसपी तैनात किए गए हैं उन्हें जोन प्रभारी बनाया गया है। यहाँ प्रत्येक जोन में ड्रोन ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर आदि भी तैनात रहेंगे। वहीं विभिन्न डीएसपी की अगुवाई में पूरे इलाके में लगातार फ्लैग मार्च कर लॉकडाउन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। सर क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं, बस हम लोग लोगों में कॉन्फिडेंस के लिए और लॉकडाउन इन्फोर्समेंट के लिए फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम है। ऐसे 5 टीमें हैं जो फ्लैग मार्च कर रही है क्षेत्र में। बस हम लोग जनता सहयोग से लॉकडाउन इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टीम है, जिला बल की टीम, साथ ही साथ सीआरपीएफ की टीम है, तमाम जो टीम है वो हिंदपीढ़ी के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन देखा गया था, उसके बाद कुछ विवाद हुए थे और उस विवाद के बाद जो लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, उसी लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है।
हिंद पीढ़ी को बेहतर निगरानी के लिए 7 जोन में बांटा गया है ताकि शक्ति का विकेंद्रीकरण कर लॉकडाउन को अच्छे से पालन कराया जा सके। बहरहाल कंटेनमेंट जोन बने हिंद पीढ़ी इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन को हर बार नई रणनीति बनानी होती है। अब ऐसे में जब शक्ति का विकेंद्रीकरण किया है तो फिर देखना होगा कि इस पर प्रशासन कितना कामयाब होगा। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। मौत, मातम, संवेदनहीनता और सियासत। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए ट्रक हादसे में बोकारो के 11 मजदूरों की मौत हो गई और मौत के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद संवेदनहीन और अमानवीय थी। मृतकों के शव को एक ट्रक पर डालकर झारखंड के लिए रवाना कर दिया जा रहा था। ये खबर जब सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान में आई तो उन्होंने इसकी घोर निंदा की और अधिकारियों को निर्देश देकर सभी शवों को एम्बुलेंस से झारखंड बॉर्डर से के बदले शवों को एम्बुलेंस में भेजा गया। घर वापसी के लिए गाड़ियों तो छोड़िए, इनकी मृत्यु होने के बाद भी एम्बुलेंस उनको उपलब्ध नहीं होता है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। हम अपने संसाधनों से जितना सहूलियत देने का प्रयास है हम देने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा समय है जहां हमें सरकार को अपनी एक संवेदनशीलता के साथ इन मजदूरों के साथ खड़ा रहने का हमने संकल्प लिया है और आज लोग खड़े हैं। यूपी के औरैया में हादसे में मारे गए श्रमिकों के शव को ट्रक से भेजे जाने पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हर राज्य के प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी होगी। वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इसे निंदनीय बताया। उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता है और लोग जिस प्रकार से मजदूरों के साथ खासकर भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने व्यवहार किया तब तो चेहरा उजागर होकर आ गया कि मजदूर उनके लिस्ट में कहीं नहीं। एक भारतीय सा व्यवहार करना पड़ेगा, संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। जिन पदाधिकारियों से चूक होती है, संवेदना नहीं दिखती है, इस दृष्टि में उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना को बीजेपी ने भी निंदनीय बताया है और यूपी सरकार के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। यदि वहां के अधिकारियों ने इस तरह से किया है तो निश्चित रूप से अशोभनीय है और मैं इसे अच्छा नहीं मानता। क्योंकि हमारे झारखंड के मजदूर थे, वो कालकलवित हो गए, घायल थे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें एम्बुलेंस से भेजना चाहिए था। बहरहाल इस घटना ने संवेदनहीनता और सियासत की ऐसी पटकथा लिखी है जो शर्मनाक है। बोकारो से मृत्युंजय मिश्रा के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। 16 मई को उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में बोकारो के 11 मजदूरों के साथ पलामू के नीतीश यादव की भी मौत हो गई थी। नीतीश का शव उसके गांव चिरू पहुंचा। शव के गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश के पीएचईडी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चाईबासा दौरे के क्रम में सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड, प्रमंडलीय प्रशिक्षण केंद्र और संत विवेका स्कूल के क्वारंटीन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को देखकर संतोष जाहिर किया। वहीं साहिबगंज के लोगों के हंगामे की जानकारी मिलने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर उनसे मिलने पहुंचे। साहिबगंज और गोड्डा के करीब 40-45 लोग NH 75 के किनारे खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। वो सभी ओडिशा के कटक से लौट रहे थे। इस बीच सड़क पर बस उतार कर चली गई थी। भूखे प्यासे ये सभी परेशान थे। मंत्री के समझाने के बाद ये सभी शांत हुए। उनकी परेशानी सुनकर मंत्री ने इन सभी को जल्द ही उनके गृह जिला भेजने का निर्देश SDO को दिया। दौरे के क्रम में आज जिस संक्रमण से हमारा राज्य और देश और पूरी दुनिया गुजर रही है, और उसी क्रम में आज हमने चाईबासा शहर में इस जिले में जो भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं, हमारे छात्र आ रहे हैं और भी जो भी नौकरी पेशा लोग हमारे इस जिले में आ रहे हैं विभिन्न राज्यों से,
उनके लिए व्यवस्था कैसी है इसका मैंने निरीक्षण किया। जामताड़ा के लोगों के लिए अच्छी खबर है, ये जिला कोरोना मुक्त हो गया है। दोनों कोरोना मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है। इन दोनों मरीजों में एक मरीज कुंडहित प्रखंड क्षेत्र के विक्रमपुर गांव का रहने वाला है और दूसरा मरीज बिहार के बांका इलाके का है। दोनों को कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, डॉक्टर्स और जनप्रतिनिधियों ने दोनों को फूल माला देकर विदा किया। दोनों को एम्बुलेंस से उनके घर भेज दिया गया। इसका भी अगर होगा, मतलब किसी का नहीं होना चाहिए ऊपर वाले की कृपा से। अगर किसी का हो जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। इसमें घबराने से नहीं चलेगा कि मेरा कोरोना हो गया, हम मर जाएंगे, ये हो गया, नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अपना सबसे पहले अपना हिम्मत को बनाए रखना पड़ेगा, बस यही इसमें सबसे बड़ी, इसमें बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 पॉजिटिव केस आया था और वो भी दूसरे जगह से आने वाले लोग थे। उनमें से 2 पॉजिटिव केस यहाँ निकला था, जिसमें कि हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और चिकित्सक हैं बड़े मनोयोग से उनकी चिकित्सा किए और वो आज स्वस्थ होके जा रहे हैं। एकमात्र पॉजिटिव मरीज के स्वस्थ होने के बाद गोड्डा कोरोना फ्री जिला हो गया है। पुड़ैया हाट के लत्ता गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद गोड्डा को ऑरेंज जोन में रखा गया था। उस मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे उसके गांव पहुंचा दिया गया। इसके साथ ही लत्ता गांव के सभी बैरियर हटा दिए गए हैं। चिकित्सकों की टीम थी, यहाँ की मैनेजमेंट की टीम थी, यहाँ के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, इन लोगों के अथक प्रयास से और कुछ दवाइयाँ चली, जिससे ये पूर्णतः स्वस्थ हो गया और इसका रिपोर्ट निगेटिव आया और आज इसे हम लोग सकुशल विदा कर रहे हैं। जयपुर से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1440 प्रवासी मजदूरों को लेकर हटिया स्टेशन पहुंची, जिसमें झारखंड समेत छत्तीसगढ़ के भी प्रवासी मजदूर शामिल थे। ट्रेन से हटिया पहुंचे श्रमिकों ने कहा कि उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्हें ट्रेन में खाना पीना मिलता रहा। प्रशासन ने स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूरों को बस में बिठाकर उनके जिले के लिए रवाना कर दिया गया। इसमें 24 कोच की ट्रेन थी। इसमें 18 जो था वो स्लीपर क्लास रहता है, 4 जनरल क्लास के कोचेस रहते हैं, 2 SLR। पूरे 24 कोच की ट्रेन जयपुर से चलकर हटिया पहुंची है शाम में 17:45 में। नहीं सर, आने में कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, सरकार बहुत अच्छा है हम लोगों का, हेमंत सोरेन जी, उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कभी किसी को इतना किया नहीं, मतलब 1000-1000 रुपये भी डला दिए। हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी पैसे, और उन्होंने 1000-1000 रुपये भी सबके अकाउंट में डलवा दिया। तो वहाँ पे 2 महीने से बैठे थे, वहाँ पे खुराक चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर वहाँ पे मालूम पड़ा कि यहाँ के सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने ऑनलाइन रजिस्ट्री नंबर करने के लिए बोले, तो ऑनलाइन टिकट बुक करवाया। तो फ़ोन आया उधर से कि आपको झारखंड जाना है। बोला हाँ बिल्कुल जाना है मेरे को। लेकिन आने के बाद भी मेरे को बहुत खुशी हुई। लॉकडाउन 4.0 में श्रमिक स्पेशल विशेष ट्रेनों का आना जारी है, जिसमें भारी संख्या में श्रमिक आ रहे हैं। सोमवार को 2 श्रमिक स्पेशल और 1 राजधानी AC स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। झारखंड के विभिन्न जिलों के हजारों प्रवासी श्रमिकों को लेकर बेंगलुरु और नाम्बुरु से विशेष ट्रेन धनबाद आई। धनबाद लौटे प्रवासी श्रमिकों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया है। नाम्बुरु से आई थी सुबह में 6:30 बजे के करीबन, और ये बेंगलोर से ट्रेन आई है। इसके अतिरिक्त राजधानी एक्सप्रेस का भी आज आगमन हुआ है। वो तो प्रत्येक दिन की तरह राजधानी एक्सप्रेस सुबह 6:30 बजे संभावित समय था, लेकिन वो करीब 1.5 घंटे विलंब से आई। पलामू में भी गुजरात के भुज से 1112 श्रमिकों को लेकर श्रमिक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में सबसे ज्यादा गढ़वा जिले के 886 श्रमिकों के साथ पलामू, रांची, लोहरदगा समेत कुल 9 जिलों के श्रमिक मौजूद रहे। सभी श्रमिकों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजा गया। प्रशासन ने सभी श्रमिकों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी है। ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के आवेदन पर विधायक ढुल्लू को आज ही इस मामले में रिमांड किया गया था।
15 फरवरी को कंपनी के मैनेजर मुकेश चंदानी की शिकायत पर धनबाद थाने में बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ धमकी और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था। बारे में न्यायालय ही न्याय देता है। और आज आपको बता दें कि जो इरशाद भाई जिसके ऊपर में ढुल्लू महतो जी ने रंगदारी का केस किया था, वो गिरफ्तार होकर के भी यहाँ आया था। उसके द्वारा जो केस मुकदमा किया गया था उसमें माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आज जमानत दी थी। जो सोनाराम मांझी से संबंधित मामला नहीं, उस हरिजन एट्रोसिटी एक्ट का मामला हुआ था, उसमें आज सुनवाई हुई। माननीय न्यायाधीश DJ 6 जो स्पेशल जज भी हैं CST एक्ट का, तो वहाँ पर एक केस डायरी कॉल फॉर हुआ है। और अब फटाफट अंदाज में प्रदेश की कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। रामगढ़ के सिल्वर जुबली अस्पताल में काम करने वाली 53 साल की एक महिला की मौत हो गई, जिसकी इकलौती बेटी ने अपनी मां के अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि मां को मुखाग्नि भी दी। झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए 6 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से वो अपने मामलों को न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्पाद सचिव से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की और शराब की दुकानों को खोलने की मांग की। चतरा में कुंदा थाना क्षेत्र के मरगड़ा टोला के एकता के हार्डकोर TPSC उग्रवादी जोनल कमांडर विकास गंजू उर्फ अविनाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।